हेलो, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। आइए फिर से हम लोग छोटा सा टॉपिक सी टेट और टेट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा, लेकिन इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं हर साल, और हमेशा आए हुए हैं और आएंगे भी। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है आज का। हमारा टॉपिक है समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण किसका होता है? बालकों का, व्यक्ति का, लोगों का। समाजीकरण तब से शुरू होता है जब बच्चा पृथ्वी पर आ जाता है। जब बच्चा घर में होता है या बाहर निकलता है तब से उसका विभिन्न रूपों में समाजीकरण होता है। जब बच्चा गर्भ में, माँ के गर्भ में रहता है तो समाजीकरण नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि समाज होता है। और समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। और समाज में जो विभिन्न प्रकार के संबंध निभाए जाते हैं वो संबंध ही किसी न किसी तरीके से बालकों का या लोगों का समाजीकरण करते हैं। इसीलिए जो समाजीकरण है वो समाज के मानदंडों एवं परंपराओं के आंतरिक गतिविधियों को विकसित करता है। आंतरिक गतिविधियों को विकसित करता है। कहने का मतलब कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, किससे सीख रहा है, क्यों सीख रहा है, इस तरीके की जो भी अवधारणा है, क्या सीख रहा है, यानी समाज में जो नियम बनाए गए, मानदंड का मतलब क्राइटेरिया, नियम, उन नियमों को किसके द्वारा, किस रूपों में, क्यों और कैसे सीख रहा है, ये सारी प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाज के मानदंडों एवं परंपराओं के आंतरिक गतिविधियों को समाजीकरण दिखाई नहीं देता। समाजीकरण व्यक्ति के व्यवहारों से परिलक्षित होता है। समाजीकरण कभी नहीं दिखता, समाजीकरण व्यक्ति के व्यवहारों से परिलक्षित होता है। इसीलिए समाजीकरण समाज के परंपराओं, मान्यताओं, आदर्शों, धर्म संस्कृतियों, नैतिकता के आधार पर संचालित किए जाते हैं। कहने का मतलब कि हमारे देश में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे संस्कृति हैं, बहुत सारे आइडियल्स हैं, हमारे आदर्श हैं, बहुत सारे एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, बहुत सारे हमारे कल्चर्स में धर्म है, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, बहुत सारे मोरल वैल्यूज हैं जिनके आधार पर हमारा समाजीकरण होता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, निर्भयता के पुजारी थे। तो सत्य, अहिंसा, निर्भयता के पुजारी थे, कहने का मतलब क्या था कि महात्मा गांधी सदा सत्य बोलते थे, सदा अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, सदा निर्भय रहने की बात करते थे, कभी भी डरने की बात नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से सीधे मुंह, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मुठभेड़ किया और उनको कोई भी पीछे ढकेल नहीं पाया। तो कहने का मतलब कि
हमारे समाज में बहुत तरीके के ट्रेडिशंस हैं, बहुत तरीके की परंपराएं हैं, बहुत तरीके की मान्यताएं हैं, आदर्श हैं। इनके आधार पर जो क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं उसी को कहा जाता है समाजीकरण। इसीलिए रॉस ने कहा था, रॉस कहते हैं कि ये समाजीकरण के द्वारा हमारे अंदर हम की भावना आती है। हम की भावना, मैं और हम में अंतर होता है। मैं एक ईगो को इंगित करता है, मैं मतलब जो कुछ है मैं हूँ, लेकिन हम का मतलब हम सभी लोग। समाज किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय से नहीं बनता, समाज विभिन्न समुदायों, विभिन्न व्यक्तियों से बनता है। इसीलिए रॉस ने कहा था कि समाज जो है हमारे अंदर हम की भावना पैदा करता है, जिसके द्वारा हम एकजुट होकर कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हम एकजुट होकर कार्य करने की भावना रखते हैं, कार्य करने की भावना विकसित करते हैं या विकसित की जाती है। जैसे आप एक घर में रहते हैं, आपके बगल में पड़ोसी है और पड़ोसी से आपका कोई तालमेल नहीं, कोई संबंध नहीं। अगर कोई परिस्थिति, कोई विषम परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो अगर आपका उनसे व्यवहार, उनसे सद्भाव, उनसे स्नेह, सहयोग बना रहेगा तो वो आपकी तत्काल, तुरंत, हर समय आपका सहयोग करेंगे। इसीलिए जो समाजीकरण अच्छे और बुरे दोनों तरीके के होते हैं। अब बालक के लिए बालक का समाजीकरण कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण एजेंसीज हैं कि बालक का समाजीकरण कहाँ से होना चाहिए या बालक का समाजीकरण किनके द्वारा होता है। तो कुछ अभिकरण हैं। अभिकरण कौन कौन से हैं? कुछ प्रमुख अभिकरण, एजेंसी जिसको बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत प्रमुख एजेंसी, सर्वप्रथम बालक का जो समाजीकरण होता है इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है परिवार की। अगर एजेंसीज में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सबसे पहली एजेंसी है फैमिली, क्योंकि बालक की सर्वप्रथम जो सांस्कारिक पाठशाला होती है वो परिवार होती है। दूसरी जो एजेंसी है वो है विद्यालय। जब बालक परिवार में संस्कार सीख लेता है तो संस्कारों का प्रदर्शन कैसे किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए, ये विद्यालय ही बताता है। इसलिए विद्यालय समाज का लघु रूप कहा जाता है। तीसरी चीज कहा गया पास पड़ोस। पास पड़ोस में कई धर्म, कई जाति, कई वर्ग, कई समुदाय, कई तरीके की कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ से भी बालक का समाजीकरण होता है। ये ऐसे रिक्वायरमेंट, ऐसी एजेंसीज हैं जहाँ से बालक का कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूपों में समाजीकरण होता है। और एक समाजीकरण की एजेंसी और है बालक के खेल का मैदान। खेल का मैदान, खेल के मैदान से कैसे समाजीकरण होता है? बालक के अंदर सबसे पहली बार हम की भावना होती है, वो एक ग्रुप का सदस्य होता है और वो अपने लिए नहीं पूरे ग्रुप के लिए खेलता है। वो अपने लिए जीत के लिए नहीं, पूरे ग्रुप की जीत के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए करो या मरो वाली बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बालक के समाजीकरण में ये 4 इक्विपमेंट या 4 एजेंसियां हैं जिनके द्वारा बालक का विकास होता है। तो ये थे 4 एजेंसीज। इसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कारक देख लेते हैं। तो कारक हैं, कारक समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक देख लेते हैं। सबसे पहला कारक परिवार। परिवार कैसे प्रभावित करता है बालक के समाजीकरण में? परिवार की क्या भूमिका होती है? अगर परिवार का माहौल शांत चित्त, शोरगुल वातावरण से बिल्कुल दूर, परिवार के सदस्य सुसंगठित, एक साथ लेकर चलने वाले, बच्चों के साथ सद्भाव, स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हों, तो बच्चे का समाजीकरण सकारात्मक रूपों में होगा। एकल और संयुक्त परिवार भी बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये था पहला कारक परिवार। दूसरा विद्यालय।
परिवार में हम रख सकते हैं पालन पोषण। कभी कभी क्या होता है, एक माता पिता के कई बच्चे होते हैं, तो माता पिता अपने बच्चों में मतभेद कर देते हैं। किसी बच्चे का पालन पोषण अच्छे ढंग से करते हैं, किसी का खराब। तो वहाँ से भी कहीं न कहीं बच्चे का समाजीकरण प्रभावित होता है। जैसा जैसा व्यवहार होगा, जैसा प्रतिक्रिया होगी, उस तरीके से बालक का समाजीकरण होगा। विद्यालय कैसे बालक का समाजीकरण करता है? तो विद्यालय को तो जॉन डीवी ने कहा ही है कि समाज का लघु रूप है। शिक्षक का बर्ताव छात्र के प्रति अभिभावकपूर्ण हो, मित्रवत हो, पथ प्रदर्शक के रूप में हो, वो कहीं न कहीं छात्र की हर समस्या के साथ उसकी मदद करता हो, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार रहता हो। इस तरीके की परिस्थितियां भी बालक के समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। अगर शिक्षक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है तो बालक का नकारात्मक सोशलाइजेशन होगा। यदि शिक्षक सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, हर बालकों के आधार पर वो उनको शिक्षित करता है, तो इससे बालक का अच्छा समाजीकरण होगा। इसके बाद है शारीरिक और मानसिक स्थिति। शारीरिक और मानसिक स्थिति को इसी में रख देते हैं, शारीरिक व मानसिक स्थिति। अब शारीरिक और मानसिक स्थिति से क्या मतलब है? जैसा परिवार होता है, जैसा पालन पोषण होता है, उस तरीके से बालक का शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास अगर उसका बेहतर है तो बालक का मानसिक विकास भी बेहतर होगा। यदि बालक का शारीरिक विकास, बालक का पालन पोषण अच्छे ढंग से नहीं किया गया है, वो शारीरिक रूप से दुर्बल है, कमजोर है, तो बालक का समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा, समाज में वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा। और अगर वो उसका सही ढंग से पालन पोषण नहीं होगा, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, तो वो मानसिक रूप से भी दुर्बल होगा। जैसे अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर, दो चीजें होती हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो तभी स्वस्थ कहलाएगा जब वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ हो। इसके बाद है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसे समाजीकरण होता है? आर्थिक स्थिति में दो चीजें होती हैं। यदि परिवार गरीब है, बालक की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता, तो बालक का सही ढंग से समाजीकरण नहीं हो पाएगा। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, मजबूत है, अच्छी है, तो बालक की हर आवश्यकताओं की पूर्ति वो आसानी से कर सकते हैं और इससे बालक का बेहतर ढंग से समाजीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके बाद है सहयोग व सद्भाव। सहयोग व सद्भाव, सहयोग और सद्भाव तो परिवार से ही शुरू हो जाता है। परिवार में अगर संयुक्त परिवार है तो चाचा, दादी, भैया, बड़े पापा, इस तरीके से जो भी लोग रहते हैं, सब में अगर स्नेह है, सहयोग है, तो वो सारी छवि बच्चों में आएगी, तो बच्चों में भी सहयोग की भावनाएं आएंगी और इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। विद्यालय में भी यदि शिक्षक छात्र सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो बालक का भविष्य उज्जवल होगा। साथ ही साथ यदि आर्थिक स्थिति से माता पिता कमजोर है और परिवार संयुक्त है और सभी का सहयोग होता है, तभी बालक का सकारात्मक रूप में समाजीकरण किया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति की न्यूनता और अधिकता की वजह से भी बालक के समाजीकरण में बाधाएं, या आप कह सकते हैं कि एक बेहतर स्वरूप देखने को मिल सकता है। इसके बाद है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया, बच्चा विद्यालय जाता है, सिर्फ विद्यालय जाना ही बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं कर सकता। विद्यालय में बच्चों को किस तरीके की टीचिंग प्रोसेस टीचर दे रहा है, किस तरीके की शिक्षा किन विधियों के माध्यम से दे रहा है। कहा जाता है कि शिक्षक ही छात्र को अच्छा और बुरा बना सकता है। अब एक सबसे छोटी सी बात जानते हैं कि गुरु गुरु ही रहता है और चेला चीनी हो जाता है। ये वाक्यांश क्यों कहे गए हैं? क्योंकि गुरु के बताए गए निर्देशों और उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही छात्र का पथ प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे गुरु द्रोण की शिक्षा अर्जुन को मिली, तो इस तरीके से कहने का मतलब कि अगर विद्यालय में सही शिक्षक की छत्र छाया में छात्र को सही शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा शिक्षित किया जाता है तो भी बालक का समाजीकरण सुनिश्चित और प्रभावित हो सकता है।
इसके बाद है पुरस्कार दंड। पुरस्कार दंड। जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा कार्य अच्छा करता है और उसको तारीफ न मिले तो बच्चा फिर दोबारा उस कार्य को करने में रुचि नहीं लेगा। और साथ ही साथ जब बालक को बार बार मोटिवेट करने की जगह उसको डीमोटिवेट किया जाए, फ्रस्ट्रेट किया जाए, उसको डांटा फटकारा जाए, तो बालक कभी भी सही ढंग से अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसीलिए यदि बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको प्रशंसा करें, उसको पुरस्कार दें, और अगर वो गलत काम करता है तो उसको अगर ज़्यादा उसके साथ शारीरिक उद्दंडता की जाएगी, उसको मारा पीटा जाएगा, तो इससे बालक का शारीरिक और मानसिक पूरी तरीके से ये गतिविधियाँ बाधित हो जाएंगी, जिससे कहीं न कहीं बालक के एक उत्तम समाजीकरण के विकास में बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसके बाद है जाति धर्म। जाति व धर्म। बालक के सामाजिकरण में जाति और धर्म की बहुत प्रबलता होती है। आप देखते हैं बालक जिस धर्म से जुड़ा होता है उस धर्म की वो चीज़ों पर बहुत रुचि लेता है। जैसे कोई हिंदू धर्म का, ब्राह्मण वंश का, ब्राह्मण कुल का बालक है तो ब्राह्मण पद्धतियों को जानता है, वो उस चीज़ से बिल्कुल संलिप्त रहता है। जब वो विद्यालय में जाता है तो हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय से, ब्राह्मण इस्लामिक से, ब्राह्मण क्रिश्चियन से मिलते जुलते हैं। तो इस तरीके से धर्मों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और इससे बच्चों को सद्भाव और सहयोग की भावनाएं बताई जा सकती है। ये कहा है कि विद्यालय ही ऐसा समाज होता है जहाँ पर धर्म की कोई प्रासंगिकता नहीं होती, प्रत्येक धर्म को सम्मान देता है। अगर इस तरीके की भावनाएं बच्चों में पैदा की जाए तो बच्चे का पूरी तरीके से एक पॉजिटिव सेंस में सोशलाइजेशन किया जा सकता है। यदि बच्चे के अंदर जाति को लेकर, धर्म को लेकर शिक्षा दी जाएगी कि आप अपने जाति और धर्म के आधार पर उनको मोटिवेट किया जाएगा, तो बच्चा धर्म और जाति के चक्कर में लड़े झगड़ेगा और उसका सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सामाजिकरण के कुछ फैक्टर्स थे, सामाजिकरण की कुछ एजेंसीज थी, और सामाजिकरण की एक छोटी सी डेफिनेशन थी। इससे आपको कम से कम 2 प्रश्न पूछने हैं कि कौन सी प्रमुख एजेंसी है और सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। और जो एक चीज़ और हो सकती है, पूछ सकता है कि सामाजिकरण के प्रकार। तो सामाजिकरण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक सामाजिकरण और दूसरा द्वितीयक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण में परिवार आएगा और द्वितीयक सामाजिकरण में विद्यालय, पास पड़ोस इत्यादि चीज़ें, क्योंकि प्रारंभिक जीवन की पाठशाला परिवार है, इसलिए प्राथमिक समाजीकरण। और द्वितीयक समाजीकरण में विद्यालय और अन्य गतिविधियाँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसमें बस इतना ही। तो चलिए ठीक है, फिर हम अगले कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए नमस्ते, गुड नाइट।